हाय देयर। तो आज हम लोग लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 712 देख रहे हैं। मिनिमम आस्काई डिलीट सम फॉर 2 स्ट्रिंग्स। तो यहाँ पे हमारे इनपुट में दो स्ट्रिंग्स दी होंगी S1 और S2 एंड वी हैव टू रिटर्न द लोएस्ट आस्काई सम ऑफ डिलीटेड कैरेक्टर्स टू मेक टू स्ट्रिंग्स इक्वल। तो यहाँ पे दो स्ट्रिंग जो है हमारी S1 और S2, हमें इनको इक्वल बनाना है बाय डिलीटिंग वन और मोर कैरेक्टर्स फ्रॉम ईच ऑफ द स्ट्रिंग्स। ठीक है, तो अभी लेट्स सी हाउ वी विल बी एबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो यहाँ पे ये वाला एग्जांपल देखते हैं टू अंडरस्टैंड कि हमारी चॉइसेस कैसे मैटर कर रही हैं। तो यहाँ पे LETE और LEET दिया हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं, या तो हम दोनों ही स्ट्रिंग्स को LET बना सकते हैं या फिर हम दोनों स्ट्रिंग्स को LEE या LEE बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे लिए जो भी बेटर चॉइस होगी वो होगी LET वाली, क्योंकि उस केस में हम E को डिलीट कर रहे होंगे। तो जैसे अगर हमने ये वाला एग्जाम्पल लिया तो LET ऊपर से आ जाएगा और नीचे से LE और T आ जाएगा, और ये वाला जो E है इसको हम डिलीट कर देंगे। ठीक है, लेकिन अगर हम LEE बनाने की कोशिश करते हैं तो हमें यहाँ से और यहाँ से T डिलीट करना पड़ेगा, और अगर हम T डिलीट करते हैं तो उसकी आस्काई वैल्यू ज़्यादा है, तो हमारा जो आंसर है वो मिनिमाइज़ नहीं होगा। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ आवर चॉइस मैटर्स एट एनी पॉइंट इन द टाइम। तो यहाँ पे हमें ये मेंशन है कि जो हमारे S1 और S2 स्ट्रिंग्स हैं दे आर ऑल लोअर केस लेटर्स, सो वी हैव टू वरी अबाउट ओनली A to Z लोअर केस कैरेक्टर्स। तो यहाँ पे जो A की आस्काई वैल्यू होती है वो 97 होती है, उसके बाद यहाँ पे वैल्यू +1 होती जाती है, और जो Z की आस्काई वैल्यू होती है वो अबाउट 92 होती है। ठीक है, तो अभी अगर हम इसका सॉल्यूशन अप्रोच देखें तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जब भी किसी दो स्ट्रिंग्स को हम ट्रेवर्स कर रहे होंगे, अगर हमारे पास स्ट्रिंग में दोनों कैरेक्टर सेम आ जाते हैं दैट मीन्स कि वी वांट टू कीप दोज कैरेक्टर्स। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास दोनों कैरेक्टर सेम नहीं आते हैं तो या तो हम स्ट्रिंग 1 से कैरेक्टर डिलीट कर सकते हैं या फिर हम स्ट्रिंग 2 से कैरेक्टर डिलीट कर सकते हैं। दो ही चॉइसेस हैं हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, तो अगर हमारे पास दोनों कैरेक्टर सेम है वी विल सिंपली मूव फॉरवर्ड। अगर हमारे दोनों कैरेक्टर सेम नहीं हैं तो या तो हम S1 से डिलीट करेंगे या फिर हम S2 से डिलीट करेंगे, क्योंकि जो दोनों से डिलीट करने वाला केस है वो ऑटोमेटिकली इन दोनों में कवर हो जाता है। ठीक है, तो लेट्स सी द रिकर्सिव अप्रोच फॉर दिस सोल्यूशन। तो यहाँ पे हम एक हेल्पर फंक्शन कॉल कर रहे हैं और अपनी दोनों ही स्ट्रिंग्स का जो भी पहला इंडेक्स है वो भेज रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो 0 0 भेज रहे हैं हम स्टार्टिंग में यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे हमने बेस केस लिखा हुआ है, इसको भी आगे देखते हैं। ये वाला काम जो हम कर रहे हैं, अगर हमारे पास दोनों स्ट्रिंग्स के कैरेक्टर सेम आ रहे हैं तो जो हमारा आंसर होगा वो हम लोग I+1 J+1 से निकाल के देंगे। अगर हमारे कैरेक्टर सेम नहीं आ रहे हैं तो या तो हम पहली वाली स्ट्रिंग से डिलीट करेंगे या तो हम दूसरी वाली स्ट्रिंग से डिलीट करेंगे कैरेक्टर, और दोनों में ही जो भी मिनिमम आंसर होगा ना दैट वी विल चूज़। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमने पहली वाली स्ट्रिंग से कैरेक्टर डिलीट किया तो हम उसकी आस्काई वैल्यू अपने आंसर में ऐड कर देंगे और हेल्पर फंक्शन कॉल कर देंगे I+1 J पे। अगर हमने दूसरी स्ट्रिंग के कैरेक्टर को डिलीट किया तो हम S2 J को ऐड कर देंगे अपने आंसर में, और हम हेल्पर फंक्शन कॉल कर देंगे IJ+1 के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी हेल्प से हमारा जो आंसर है वो कैलकुलेट हो जाएगा और एट द एंड वी विल रिटर्न दिस आंसर। ठीक है, तो बेस केस हमारा तब आएगा जब I या J दोनों में से कोई भी इंडेक्स स्ट्रिंग की लेंथ से आगे चला जाता है। ठीक है, तो अगर हमारी पहली वाली स्ट्रिंग की लेंथ m है और S2 स्ट्रिंग की लेंथ n है, तो यहाँ पे इफ़ I इज़ ग्रेटर इक्वल्स टू m और J इज़ ग्रेटर इक्वल्स टू n, तो इस केस में वी हैव टू रिटर्न फ्रॉम दिस रिकर्सिव फंक्शन। तो यहाँ पे हम क्या रिटर्न करेंगे अभी ये देखने वाली बात है। लेट्स से हम इस वाली दोनों स्ट्रिंग्स में हैं S1 इज इक्वल्स टू दिस, S2 इज इक्वल्स टू दिस। ठीक है, और हम यहाँ पे अपनी स्ट्रिंग्स जो है ट्रेवर्स कर रहे हैं। तो लेट्स से अगर हम यहाँ पे सेकंड वाली स्ट्रिंग को पूरा ट्रेवर्स कर लेते हैं और जो हमारी फर्स्ट स्ट्रिंग है वो यहाँ तक ट्रेवर्स हुई है। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट स्ट्रिंग में कुछ बच रहा है। ठीक है, इसको हमें डिलीट करना पड़ेगा, वी कैन नॉट कीप इट, क्योंकि हमें अपनी दोनों स्ट्रिंग्स को इक्वल बनाना है, इसलिए हमें जो एक्स्ट्रा कैरेक्टर है वो डिलीट करना पड़ेगा और इस एक्स्ट्रा कैरेक्टर को हमें अपने आंसर में भी ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हम बेस केस में आ जाते हैं तो हमें ये देखना है कि दोनों स्ट्रिंग में से कौन सी स्ट्रिंग के कैरेक्टर बच रहे हैं और उन कैरेक्टर को अपने आंसर में ऐड करो। तो यहाँ पे हम S1 और S2 दोनों के लिए ही रिमेनिंग आस्काई वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और उसको अपने आंसर के लिए रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि S1 में कुछ कैरेक्टर्स बचे हों या फिर S2 में कुछ कैरेक्टर्स बचे हों या फिर दोनों में ही कोई कैरेक्टर ना बचा हो। ऐसा नहीं हो सकता है कि S1 और S2 दोनों में ही कोई ना कोई कैरेक्टर बचा हो, वरना हम इस कंडीशन पे तो आते ही नहीं है। ठीक है, इसको अगर हमें मेमोराइज करना है तो दैट इज़ वेरी इजी। हम क्या करेंगे, बस एक DP ले लेंगे और यहाँ पे DP में ये जो I और J की वैल्यू है सिर्फ यही चेंज हो रही है, तो इसकी हेल्प से हम DP IJ में अपनी वैल्यू स्टोर करते चलेंगे। तो अगर हमारी जो I और J की वैल्यू है कहीं पे रिपीट हो रही है तो बिफोर कैलकुलेटिंग दिस वी कैन सिंपली रिटर्न दैट DP IJ वैल्यू। ठीक है, और बिफोर रिटर्निंग आवर आंसर हम यहाँ पे आंसर को DP IJ में भी स्टोर करते चलेंगे। ठीक है, तो इसको मेमोराइज करना बहुत ही ईजी है। अभी ये जो रिमेनिंग आस्काई वाला फंक्शन है ये भी देख लेते हैं। तो रिमेनिंग आस्काई फंक्शन में हम जिस भी इंडेक्स पे हैं उस इंडेक्स के बाद में जितने भी कैरेक्टर्स आ रहे हैं हमारी स्ट्रिंग में उसको हमें कैलकुलेट करके अपने आंसर में रिटर्न करना है। तो ये हमारा रिकर्सिव सॉल्यूशन हो गया, इसको ही हम मेमोराइज कर देंगे तो हमारा DP सॉल्यूशन आ जाएगा। और अभी इसके बाद हम लोग इटरेटिव सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। तो क्या है, इटरेटिव सॉल्यूशन के लिए
हमारी जो डीपी एरे बन रही है वो इनिशियलाइज कैसे होगी, दैट इज़ वेरी क्रूशियल इन दिस क्वेश्चन। और अदरवाइज़ जो फॉर लूप वगैरह चलाते हैं वो बहुत ही सिंपल है। ये वाली जो कंडीशंस हैं उसको हम आसानी से लिख सकते हैं फॉर लूप के अंदर, लेकिन हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है कि ये वैल्यू क्या हो रही है कैलकुलेट। तो ये जो बेस केस है हमारा, ये हमारा डायरेक्ट डीपी का इनिशियलाइजेशन बनता है, ठीक है। तो हमें ये देखना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे हो क्या रहा है। तो लेट्स सी कि हम इसको इनिशियलाइज़ कैसे करेंगे। तो हमारे इटरेटिव डीपी के लिए जो हमारी डीपी एरे होगी वो m+1 क्रॉस n+1 साइज़ की होगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमने S1 और S2 ये वाले ले लिए हैं स्ट्रिंग्स, और m की वैल्यू 4 है, n की वैल्यू 6 है यहाँ पे, तो जो हमारी डीपी एरे है वो ऐसी बनेगी कुछ, ठीक है। और अभी हम इसको कैसे इनिशियलाइज़ कर रहे हैं वो देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या रिटर्न कर रहे थे, आस्काई वैल्यू रिटर्न कर रहे थे फॉर रिमेनिंग स्ट्रिंग्स। तो यहाँ पे इस वाले पर्टिकुलर फंक्शन का क्या मतलब है कि S1 स्ट्रिंग में अगर कुछ भी बचा हुआ है तो उसकी वैल्यू कैलकुलेट करो, है ना। और इसका मतलब ये है कि अगर S2 हमारी पूरी एग्जॉस्ट हो गई है, ठीक है, तो S1 में जो बचा है वो हमें अपने आंसर में ऐड करना है, ठीक है। और सिमिलरली यहाँ पे इसका मतलब है कि अगर हमारी S1 एग्जॉस्ट हो गई है तो S2 में जो भी बचा हुआ है ना, अभी उसको ऐड करके देना है हमें। तो यहाँ पे इस एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं कि एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं हम लोग। तो लेट्स से अगर हमारी जो इनिशियल आई और जे की वैल्यू थी वो 0 0 थी, ठीक है। हम लोग स्ट्रिंग के स्टार्टिंग में थे यहाँ पे। तो हमारी दोनों स्ट्रिंग्स में जो पहला कैरेक्टर है वो सेम नहीं है। तो लेट्स से हम डी से मूव करने के बजाय एल से मूव कर जा रहे हैं, मतलब कि हम एल की वैल्यू डिलीट कर दे रहे हैं, ठीक है। हम यहाँ पे आते हैं, हमने ई और डी को चेक किया, अगेन हमारी ई की वैल्यू जो है वो डी के बराबर नहीं है, तो हम यहाँ पे भी मूव कर जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आए, अगेन दिस इज़ नॉट इक्वल टू डी, तो हम टी पे मूव कर जाएंगे। उसके बाद टी इज़ अगेन नॉट इक्वल टू डी, तो हम यहाँ पे लास्ट इंडेक्स पे आ जाएंगे, ठीक है। तो नाउ इफ यू विल नोटिस हम स्ट्रिंग S1 को पूरा एग्जॉस्ट कर चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। लेकिन हमारी जो S2 स्ट्रिंग है वो अभी भी पूरी बची हुई है। तो इस वाले केस में हम यहाँ पे जो बेस केस है ना, इसको टेस्ट कर रहे होंगे। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, S2 स्ट्रिंग की जितनी वैल्यूज़ हैं सबको ऐड करके दो, ठीक है। तो ये वाला जो काम है ना, यही हम ऑलरेडी स्टोर करके रखेंगे अपने डीपी में। तो यहाँ पे अगर हमारी S1 स्ट्रिंग पूरी एग्जॉस्ट हो गई है और हमारी जो S2 स्ट्रिंग है वो J के अलावा ना किसी भी इंडेक्स पे हो सकती है, ठीक है। मतलब कि हमारी S2 स्ट्रिंग एग्जॉस्ट नहीं हुई है, वो यहाँ पे भी हो सकती है, उसकी इंडेक्स की वैल्यू यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो हमें इन सारी ही वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना है। तो अगर हमारी स्ट्रिंग एग्जॉस्ट नहीं हुई है और J की वैल्यू बिल्कुल ज़ीरो है, ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑल दिस सम ऑफ ऑल दिस कैरेक्टर्स। अगर हमारे J की वैल्यू 1 है तो हमारा आंसर क्या होगा, सम ऑफ आस्काई वैल्यू ऑफ ऑल दीज कैरेक्टर्स। और अगर हमारे J की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे आंसर होगा सम ऑफ आस्काई कैरेक्टर्स ऑफ ऑल दीज वैल्यूज, ठीक है। तो यहाँ पे इफ यू विल नोटिस हमारा जो सम है वो ऐसे करके बिल्ड हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम J इज इक्वल टू n-1 से अपनी जो डीपी एरे है उसको फिलअप करते चल सकते हैं J इज इक्वल टू 0 तक, ठीक है। लेकिन ये कौन वाली रो होगी, ये लास्ट वाली रो होगी। अगर हमारी S1 पूरी एग्जॉस्ट हो गई है ना, तो जो आंसर आ रहा होगा ना वो ये है। तो यहाँ पे बेसिकली इन वाली वैल्यूज़ को हम ऐड करते चल रहे हैं और उसकी वैल्यू स्टोर करते चल रहे हैं। सेम काम हम यहाँ पे S2 के लिए भी करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम फिलअप करना शुरू करें तो E की वैल्यू हमारी 101 होती है, तो हम यहाँ पे 101 फिल करेंगे। और उसके बाद हम यहाँ पे T प्लस E दोनों की वैल्यू फिलअप करेंगे। तो यहाँ पे T की वैल्यू हमारी 116 होती है, तो यहाँ पे हम 116 प्लस 101 फिल करेंगे। तो ऐसे कर करके हम ये जो लास्ट रो है ना पूरी अपनी फिलअप कर देंगे फॉर दिस। सेम काम हम अपने इस वाले कॉलम के लिए भी करेंगे। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जब हमारा S2 एग्जॉस्ट हो जाएगा तो हमारी जो S1 की वैल्यूज़ हैं वो क्या क्या होंगी, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन टू द कोड। पहले हम लोग रिकर्सिव सॉल्यूशन देखेंगे, फिर उसको हम मेमोराइज करेंगे, उसके बाद हम अपना इटरेटिव सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कोड में पहले हम अपना रिकर्सिव सॉल्यूशन देखेंगे। तो उसके लिए हम एक हेल्पर फंक्शन कॉल कर लेंगे और इसमें हम अपनी दोनों स्ट्रिंग्स भेज देंगे और उसके साथ साथ स्ट्रिंग का जो इनिशियल इंडेक्स है वो भेज देंगे। और ये जो हेल्पर फंक्शन है हमारा टोटल मिनिमम जो भी आंसर आ रहा होगा वो रिटर्न करेगा, तो इसको हम डायरेक्ट रिटर्न कर देंगे। और अभी यहाँ पे हेल्पर फंक्शन भी लिख लेते हैं। तो यहाँ पे बेस केस लिख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर i की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू S1 डॉट लेंथ हो जाती है या फिर j की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू S2 डॉट लेंथ हो जाती है, देन वी कैन कैलकुलेट की जो भी रिमेनिंग हमारी कैरेक्टर्स बचे हुए हैं किसी भी स्ट्रिंग में उनको कैलकुलेट करके उनका आस्काई सम कैलकुलेट करके रिटर्न कर दो। तो यहाँ पे एक फंक्शन कॉल कर लेते हैं। तो ये जो रिमेनिंग सम वाला फंक्शन है ये इंडेक्स ऑनवर्ड्स हमारी स्ट्रिंग में जो भी कैरेक्टर्स आ रहे हैं उनकी आस्काई वैल्यूज़ का सम रिटर्न करके दे रहा है, तो इसको भी लिख लेते हैं। तो ये हमारा रिमेनिंग सम वाला फंक्शन हो गया है। अभी हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे अगर S1 और S2 में सेम कैरेक्टर्स है तो हमें आगे बढ़ जाना है, हमको कुछ भी डिलीट नहीं करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे आंसर की वैल्यू जो होगी हमारी
सिंपली हम हेल्पर फंक्शन कॉल कर देंगे नेक्स्ट इंडेक्स के लिए। तो यहाँ पे s1 s2 i+1 और j+1 भेज देंगे। और अगर हमारे दोनों कैरेक्टर्स की वैल्यू डिफरेंट है तो या तो हम स्ट्रिंग 1 से कैरेक्टर डिलीट कर सकते हैं या तो स्ट्रिंग 2 से कैरेक्टर डिलीट कर सकते हैं। तो हम दोनों ही केस में जो भी मिनिमम आंसर आएगा दैट वी कैन टेक एज आर आंसर। तो इन दोनों में ही जो भी मिनिमम आंसर होगा दैट विल बी आर आंसर एंड दैट वी कैन रिटर्न एज आर आंसर। तो ये जो हमारा रिकर्सिव सॉल्यूशन है दैट विल बी एक्सेप्टेड, लेकिन अगर हम इसको सबमिट करेंगे तो ये हमारी टीएलई देगा। तो अभी हम इसको मेमोराइज भी कर लेते हैं। तो मेमोरेशन के लिए एक इंटीजर डीपी ले लेते हैं। तो अगर हमारी डीपीआईजे की वैल्यू नल नहीं है तो वी कैन सिंपली रिटर्न दिस डीपीआईजे वैल्यू। Otherwise, before returning our answer, we can simply update the dpij value and return it. So this is the recursive dp solution. We can try to submit this now. तो यहाँ पे रिकर्सिव डीपी सॉल्यूशन की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो ऑर्डर ऑफ m इंटू n होगी, क्योंकि ऑलमोस्ट हम डीपी एरे में जितनी भी स्टेट्स हैं उनको फिल कर रहे हैं। और हमारी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी दैट विल ऑल्सो बी ऑर्डर ऑफ m इंटू n। तो अभी हम लोग यहाँ पे इटरेटिव सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे इटरेटिव सॉल्यूशन के लिए जो इनिशियलाइजेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो केस 1 में हमारी S1 स्ट्रिंग एग्जॉस्ट हो चुकी होगी पूरी, और हम जो S2 के कैरेक्टर्स की वैल्यू है उसको कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे हम स्ट्रिंग S2 के कैरेक्टर्स को ऐड करने के लिए लूप चला रहे हैं। तो बेसिकली ये हम सारे कॉलम्स को ट्रेवर्स कर रहे हैं और हम लोग मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ ट्रेवर्स कर रहे हैं। तो मैक्सिमम में क्या है ना, हमारी जो वैल्यू है वो कम बची होगी, मतलब कि लास्ट में 1-2 कैरेक्टर जैसे बचे हैं उनकी वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। उसके बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो हमारी जो वैल्यूज हैं वो पाइलअप होती जाएंगी, तो हमें उनको ऐड करते रहना है, ठीक है। तो m का मतलब है कि हमारे S1 के सारे कैरेक्टर्स एग्जॉस्ट हो चुके हैं और हम लास्ट वाली रो को फिल कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम स्ट्रिंग S2 की सारी वैल्यूज एक्यूमुलेट करते चल रहे हैं। सेम काम हमें S1 के लिए भी करना है। तो लेट मी जस्ट राइट दैट। तो अभी हम अपनी डीपी एरे को फिल कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे एक नेस्टेड फॉर लूप चला लेंगे और हमें ये चेक करना है कि अगर हमारे जो दोनों कैरेक्टर हैं इफ़ दे आर सेम, इसका मतलब कि जो डीपी वैल्यू है वो पुरानी वाली वैल्यू ही रखो, कुछ भी नया कैलकुलेट करने की ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो डीपी आई की वैल्यू जो होगी वो डीपी i+1 और j+1 के बराबर होगी। एल्स अगर हमारे जो कैरेक्टर्स हैं वो डिफरेंट आ रहे हैं तो हमारी डीपीआईजे की वैल्यू के लिए हम देखेंगे कि हमारे अगर S1 से कैरेक्टर डिलीट कर रहे हैं तो वैल्यू जो आ रही है, या फिर हम S2 से कैरेक्टर डिलीट कर रहे हैं तो जो वैल्यू आ रही है, उन दोनों में से जो मिनिमम है उसको लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम S1 से कैरेक्टर डिलीट कर रहे हैं तो हमको ये जो S1 वाला कैरेक्टर है उसको अपने आंसर में ऐड करना पड़ेगा, या फिर अगर हम S2 से कैरेक्टर डिलीट कर रहे हैं तो हमें उसकी वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी अपने आंसर में। तो एट द एंड हमारे पास dp00 में आंसर आ जाएगा एंड वी विल रिटर्न दिस। सो दिस इज द एंटायर इटरेटिव सॉल्यूशन, सो वी कैन ट्राई टू सबमिट दिस एज वेल। तो हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो ऑर्डर ऑफ m इंटू n होगी, और हमारी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी दैट विल ऑल्सो बी ऑर्डर ऑफ m इंटू n। सो या आई थिंक दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई सी यू नेक्स्ट वन। बाय बाय।